तो अब हम करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस। ठीक है कि इंटरफेरेंस क्या होता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस तुम्हें बने रहना है यहाँ पर और देखना कैसे होगा ये। हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है, देखो इसको समझने के लिए ना सबसे पहले मुझे तुम्हें एक डायग्राम दिखाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो वो डायग्राम। हाँ, ये डायग्राम देखो। यहाँ पर हो, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरफेरेंस क्या होता होगा। इंटरफेरेंस मतलब दो सोर्स की जो लाइट है, ठीक है, वो स्पेस में क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। और इंटरफेयर करके कुछ ऐसा नजर आ रहा है मुझे। ठीक, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा ये एक सोर्स है, ठीक है, जो कि लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। और यहां से हमने ये जो वेव फ्रंट क्रिएट हो रहा है, ये वेव फ्रंट फिर आगे की तरफ जा रहा है और बाद में मैंने दो स्लिट बना रखी है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा क्यों कर रखा है, क्योंकि देखो इंटरफेरेंस पैटर्न जब भी हमें देखना है तो हम इसको देख सकते हैं बाय यूजिंग कोहेरेंट सोर्सेज। अब कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में मैंने पूरी डिटेल लास्ट लेक्चर में बता रखी है। ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न तुम्हें दिख रहा है ना, डार्क ब्राइट ऐसे करके, ये सिर्फ तुम्हें कब दिख सकता है, जब हमारे पास क्या हो, दो कोहेरेंट सोर्स हो। और दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्स इस यूनिवर्स में ही पॉसिबल नहीं है। तो देखो मैंने एक सिंगल सोर्स से ही दो सोर्स क्रिएट कर दिए और ये दोनों सोर्स फिर किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज ए कोहेरेंट सोर्स। तो ये है सोर्स वन, ठीक है, ये है सोर्स टू। इस स्लिट से कुछ लाइट जा रही है और इस स्लिट से भी कुछ लाइट जा रही है, दोनों की लाइट आपस में इंटरफेयर करेगी। ठीक है, और यहां से जो वेव जा रही है, यहां से जो लाइट वेव जा रही है और यहां से जो लाइट वेव जा रही है, ठीक है, ये दोनों की दोनों क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी एक पॉइंट पे। मान लो इस पॉइंट पे इंटरफेयर कर रही है। ठीक है, अब देखो इंटरफेयर दो तरीके से कर सकती है। कैसे कर सकती है, या तो इंटरफेयर या सुपरपोजिशन इन दोनों लाइट सोर्सेज की वेव का इस तरीके से हो कि क्रस्ट के ऊपर ट्रफ गिरे। ठीक है, तो अगर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ गिरेगा, एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के ऊपर गिरेगा, तो क्या होगा वहां पर डेफिनेटली एक डार्क पैच बनने वाला है। ठीक है, ऐसे करके एक डार्क पैच बनेगा, देखो। ठीक है, सिमिलरली ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जहां पर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल कर जाए, ठीक है, और वहां पर ब्राइट बन जाएगा। तो ऐसे करके हमें मिलेगा क्या स्क्रीन पे, ठीक है, ऐसे करके हमें ऐसे ब्राइट कर डार्क करके क्या मिल जाएंगे, पैचेस मिल जाएंगे। ठीक, ये देखो डार्क और ब्राइट। ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लाइट का, ये डेफिनेटली स्क्रीन पर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब कहीं पर लाइट है कहीं पर नहीं है। ठीक है, कहीं पर लाइट बहुत ज्यादा है कहीं पर है ही नहीं, कहीं पर लाइट है कहीं पर नहीं है। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, and that non-uniform distribution of light due to interference of the two light sources is called interference of light, and this can be easily shown by an experiment called Young's double slit experiment. हम जो यहां पर देख रहे हैं, ये कोई एक्सपेरिमेंट, ये कोई एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही है। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यही है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसी को हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखो होगा क्या, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें ये जो ब्राइट डार्क करके ऐसे पैचेस मिल रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है लाइट की, ठीक है, इनकी कंडीशंस पता करनी है। और ये जो कंडीशंस है ये कैसे आ रही है, ये कंडीशंस आ रही है दो वेव्स के सुपर इंपोज होने से। ठीक है, दो या उससे ज्यादा वेव्स के सुपर इंपोज होने से। तो चलो देखते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन अ सिंगल वर्ड, तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। ठीक है, एक सिंगल सेंटेंस में अगर कहोगे, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, ठीक है, ड्यू टू इंटरफेरेंस, non-uniform distribution of light is called interference of light.
ठीक है। अब सही मायने में ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दिखता कैसे है, ठीक। तो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें अपने कॉलेज के जमाने में, जब मैं कॉलेज में था तो हमने कैसे ये लैब में ये सारी चीजें परफॉर्म करी थी, ठीक है। सो ध्यान से देखना मैंने कैसे, और ये कैसा दिखता है एक्चुअली में, ठीक। सो यहाँ पर देखो, हाँ ये, ठीक है, ये मैं हूं 4000 साल पहले ठीक, चलो इसको छोड़ो। यहाँ पर देखो ये क्या है, ठीक। सो बेटा ये क्या है, ये है हमारा लाइट सोर्स, ठीक है, ये हमारा लाइट सोर्स है। जो यहाँ पर ये चीज तुम्हें दिख रही है ना, लाइट, ये जो तुम्हें लाइट सोर्स यहाँ दिख रहा है, सो ये लाइट सोर्स यहाँ पर है, ये देखो, ये लाइट सोर्स ये जो है वो ये रहा, ठीक है। ऐसा कुछ दिखता है ये रियलिटी में। फिर इसके बाद देखो क्या होता है, ये तो इंटरफेरेंस पैटर्न है, ठीक। ये देखो यहां पर क्या है, ये लाइट सोर्स है, ये हमारा लाइट सोर्स है यहाँ पर, ठीक। अब यहां पर ये जो, जहां पर ये टकरा रहा है, ठीक है, जहां पर ये लाइट, लेजर लाइट बीम आ रही है, ये यहां पर एक स्लिट से टकरा रही है। और वो स्लिट है कहाँ, ये देखो, ये जो दो स्लिट बनाई हुई है ना, ऐसी दो बहुत ही पतली पतली स्लिट यहाँ पर रखी होंगी, ठीक है, ऐसी दो पतली पतली स्लिट यहाँ पर रखी है। अब उसके बाद देखो क्या हो रहा है, उसके बाद यहां से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हाँ, तो यहाँ पर लाइट सोर्स रखा हुआ है, यहां से लेजर लाइट गई और यहां पर उस स्लिट से टकरा रही है, और वो पीछे देखो, पीछे ये स्क्रीन रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। और स्क्रीन पर नजर आ रहा है हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। इस स्क्रीन पे हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आ रहा है, और वो इंटरफेरेंस पैटर्न ना कुछ ऐसा नजर आएगा, ये देखो इस तरीके का करके, ठीक है, इस तरीके का करके एक इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आएगा। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि बीच में एक बहुत ज्यादा डार्क बन रहा है, ठीक है, ये इंटरफेरेंस प्लस डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ठीक है। तो ये कैसे बन रहा है ये भी मैं बहुत डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन पहले तो मैं तुम्हें यही दिखा रहा हूं कि एक्चुअली में ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो यहां पर तुम देख रहे होगे, पहले ब्राइट बना, ठीक है, फिर एक छोटा डार्क है, फिर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, और यहां पर बहुत अच्छे से दिख रहा है कि ब्राइट डार्क, ठीक है, ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क। सो यही जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना स्क्रीन पर लाइट का, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो एक्चुअल लाइफ में और एक्चुअल लैब में ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सो ये जो मैंने ऐसे बना रखा है यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब ऐसे फ्रिंजेस बन रही है वहां पर, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, इसी को हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये जो हम परफॉर्म कर रहे हैं ना यहाँ पर देखो, ये जो पूरा सिस्टम है, सेटअप है, ये पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, इस चीज का मुझे मैथमेटिकली तुम्हें बताना है, ठीक, कि मैथमेटिकली कहां पर डार्क बनेगा और कहां पर ब्राइट बनेगा, राइट। सो इस चीज को अब हम देख लेते हैं, ये देखो। सो अब मुझे मैथमेटिकल कंडीशन बतानी है, मैथमेटिकल कंडीशंस फॉर डार्क एंड ब्राइट, ठीक है, या ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ठीक है। सो यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर हमें मैथमेटिकल कंडीशंस ड्राइव कर रही हैं ब्राइट और डार्क के लिए, ठीक, इंटरफेरेंस में। सो तुम्हें दिख रहा है, देखो बहुत सिंपल और क्लियरली इस डायग्राम से दिख रहा है कि यहाँ पर दो सोर्स हैं, दो कोहेरेंट सोर्स हैं, और दोनों ही अपनी अपनी लाइट रेज इस सिस्टम पे, इस स्क्रीन पे फेंक रहे हैं, जहां पर दोनों ही लाइट कंबाइन होके ऐसा पैटर्न बना दे रही है जिसको हम इंटरफेरेंस पैटर्न कह रहे हैं, राइट। सो मान लो इससे जो वेव जा रही है, ठीक है, इससे जो वेव जा रही है उसकी इक्वेशन में लिख देता हूं, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, राइट। सो यहां से जितनी भी वेव निकल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, वो सारी ये निकल रही है, ठीक है। अब क्योंकि ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं, तो यहां पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है, ठीक है। सो ये देखो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। सो यहां पर ये जो निकलेगा, ये निकलेगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अब क्योंकि ये कोहेरेंट सोर्सेज है, ठीक है, क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज, और कोहेरेंट सोर्सेज हमने पढ़ा था उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है, और फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट रहता है। तो देखो इस वेव के बीच और इस वेव के बीच ठीक एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, ठीक है, और ये फेज डिफरेंस वेरी नहीं कर रहा है, ठीक। सो ये दोनों किसकी तरह बिहेव कर रही हैं, एज ए कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, राइट। सो
यहां पर जो भी ब्राइट और डार्क कंडीशन दिख रही है वो डेफिनेटली इन दोनों वेव्स का सुपर पोजिशन हो रहा है। ठीक, मतलब ये दोनों वेव्स क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ठीक है, सो इन दोनों वेव को ऐड करेंगे और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो देखो जो फाइनल वेव हमारे पास बनेगी ऑन द स्क्रीन, ठीक है, ये होता है हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो फाइनल वेव बनेगी वो दोनों वेव का एडिशन होगी, वेक्टर एडिशन होगी, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो इसी से मैं कुछ ड्राइव करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिलेटिव कॉन्सेप्ट है इससे। सो यहां देखो मुझे फाइनल वेव निकालनी है। सो फाइनल वेव, यहां पर जो फाइनल वेव बनेगी ये दोनों वेव का एडिशन कर देंगे। ठीक है, सो y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 क्या हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे करके। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a साइन ओमेगा टी प्लस, इसको ध्यान से देखो, ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है। साइन a प्लस बी का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस बी और प्लस कॉस a साइन बी। सो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं साइन a कॉस बी प्लस अब देखो इसको मुझे क्या करना है, बस सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, तो साइन ओमेगा टी हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, और अंदर बचेगा a1 प्लस, यहां से बचा a1, यहां से बचेगा a2 cos 5, ऐसा करके। ठीक, अब बताओ क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये हमारे पास हो गया a1 प्लस a2 cos 5। ठीक, और मैं इसको ऐसे करके लिख रहा हूं, इस चीज को मैं ऐसे करके लिख रहा हूं cos ओमेगा टी। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास a2 sin 5। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, इसको मैं लेट कर रहा हूं कि ये चीज हमारे पास ये है a cos थीटा। ठीक है, हम इसको लेट कर रहे हैं और इसको लेट कर रहे हैं कि ये हमारे पास हो गया a sin थीटा। ठीक, अब जल्दी यहां देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी a cos थीटा। ठीक है, प्लस cos ओमेगा टी a sin थीटा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा a sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस a sin cos ओमेगा टी हाँ, तो ये बताओ, ये फिर से हो गया हमारे पास, इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास बन रही है रिजल्टेंट वेव। क्या बन रही है, रिजल्टेंट वेव, मतलब जब दो दो छोटी वेव, मतलब दो ये वाली वेव कोइंसाइड करेंगी, ठीक है, सुपर इंपोज करेंगी एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, सो क्या होगा, हमारे पास फाइनल वेव आएगी और फाइनल वेव का अगर एम्पलीट्यूड कम हुआ, ठीक है, तो डार्क बनेगा, और फाइनल वेव का अगर एम्पलीट्यूड ऐड हो गया, ज्यादा हो गया, तो क्या दिखेगा वहां पर, ब्राइट दिखेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर ये जो फाइनल वेव आ रही है हमारी, दो वेव के सुपर पोजिशन से जो फाइनल वेव आ रही है, ठीक, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है बताओ, इसका एम्पलीट्यूड ए है। ठीक है, अब इसका जो एम्पलीट्यूड ए है मुझे यही पता करना है, क्योंकि देखो फाइनल वेव के एम्पलीट्यूड पे ही डिपेंड कर रहा है कि ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा। अगर फाइनल वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम हुआ तो वहां पर डार्क बन जाएगा। अगर फाइनल वेव, ये दोनों वेव को मिला के
जो फाइनल वेव बनेगी उसका अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ तो क्या बन जाएगा, ब्राइट बन जाएगा। तो सारी कहानी किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। तो मुझे एम्पलीट्यूड पे नजर देखनी है और ये देखना है कि ये एम्पलीट्यूड इसका आएगा क्या। तो कैसे निकालेंगे इसका ये एम्पलीट्यूड, जिससे डिफाइन होगा मैक्सिमम कंडीशन, ब्राइट कंडीशन और डार्क कंडीशन। तो देखो एम्पलीट्यूड इसका कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। तुम्हें ये इक्वेशन दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, और ये इक्वेशन दिख रही है, ठीक। तो देखो a cos थीटा किसके इक्वल है, वी हैव a cos थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई, ठीक है, प्लस a sin थीटा हमारे पास क्या है, a sin थीटा हमारे पास आ रहा है a2 sin फाई, a2 sin फाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो दोनों का स्क्वायर करो और ऐड करो, ठीक है। तो देखो जब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसको स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इसका ऐड करो तो ये आ जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस, ठीक है, इक्वल में अब इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 cos फाई इसका स्क्वायर, प्लस फिर इसका स्क्वायर करके ऐड करो तो ये आ जाएगा a2 sin फाई इसका स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे इसको देखते हैं। सो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि a स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई, ठीक है, प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, ठीक। अच्छा ये क्या बचेगा, ये बचा a स्क्वायर, ठीक है। और जरा यहां पर देखो क्या बचेगा, a1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, a2 cos फाई ये रहा और a2 sin फाई ये रहा, तो इन दोनों में से a2 स्क्वायर कॉमन निकाल लो और यहां पर भी बचेगा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, राइट। अब यहां पर क्या हो जाएगा 2a1 a2 cos फाई, ठीक है। हाँ अब बताओ a स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, राइट। अब ध्यान से देखो यहां पर जो फाइनल वेव का रिजल्टेंट आ रहा है, एम्पलीट्यूड आ रहा है, वो जो दो वेव सुपर इंपोज करी थी उनके एम्पलीट्यूड के रिलेशन में ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब याद रखना अगर मेरे पास एक लाइट वेव जा रही है जिसका एम्पलीट्यूड ये है, ठीक है, और एक लाइट वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ये है, ठीक, तो जल्दी बताओ किसकी इंटेंसिटी स्क्रीन पे ज्यादा नजर आएगी, ठीक। अगर मैं स्क्रीन पर ये चीज टकराएगी, ये लाइट वेव टकराएगी तो कौन ज्यादा इंटेंस दिखेगा, कौन ज्यादा ब्राइट दिखेगा। तो तुम्हें लग रहा होगा, ठीक है, लग क्या रहा है, ये ऑब्वियस है ही कि जिसका जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होती है, ठीक। तो ये यहाँ पर ज्यादा ब्राइट स्पॉट बनाएगा क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ठीक। सो यहां से मुझे पता चला कि इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, याद रखना इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। मैं लिखवा देता हूं यहां पर, इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है, ऐसा करके होगा। सो अगर मैं इसमें यही फॉर्मूला लगा दूं तो बताओ ये चीज मेरे पास क्या आ रहा था, मेरे पास आ रहा है a स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ठीक। मतलब जो फाइनल वेव का एम्पलीट्यूड है वो ये आ रहा है, तो इसको मैं इंटेंसिटी में लिख सकता हूं। अब देखो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर आ जाएगा I, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा I1, यहाँ पर आ जाएगा I2, ठीक है, ट्वाइस ऑफ, देखो यहाँ A1 है, ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो अगर मैं सिर्फ a लिखूंगा तो अंडर रूट आई आएगा, नहीं आएगा। सो अगर मैं a1 लिखूंगा तो अंडर रूट I1 आएगा, ठीक है। सो a1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, a1 की जगह लिखूंगा अंडर रूट I1, ठीक है, और अंडर रूट I2 और cos फाई। सो ये वो फॉर्मूला है जिससे पूरा का पूरा इंटरफेरेंस समझा जा सकता है बहुत इजीली, ठीक। ये है क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑन द स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन पर जो भी इंटेंसिटी हमें मिल रही है लाइट की उसका फॉर्मूला है। अब एक बात बताओ,
अगर इंटेंसिटी, अगर यही फाइनल इंटेंसिटी आई मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम, तो बताओ वहां पर क्या बनेगा? डेफिनेटली वहां पर ब्राइट बनेगा, ठीक है। और अगर यही इंटेंसिटी वहां पर क्या हुई, कम हुई, मिनिमम हुई, सो वहां पर बेटा क्या बनेगा? वहां पर डेफिनेटली डार्क बनेगा, ठीक है। सो डार्क और ब्राइट की कंडीशन और क्या होंगी? अच्छा ध्यान से जरा देखो, अगर कोहेरेंट सोर्सेज फिक्स हैं तो उनकी इंटेंसिटी ये फिक्स है। किस पे फाइनल इंटेंसिटी डिपेंड कर गई है? फाइनल इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है इस फैक्टर पे, ठीक है, इस वाले फैक्टर पे। अगर ये फैक्टर +1 होगा तो डेफिनेटली वहां पर ब्राइट बनेगा, अगर ये फैक्टर -1 होगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी और वहां पर डार्क बनेगा। मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, ठीक है। चलो सारी कंडीशन लिखते हैं ब्राइट की और डार्क की, ठीक है। सो कंडीशन फोर ऑल ब्राइट फ्रिंजेस, कंडीशन फोर ऑल ब्राइट फ्रिंजेस। हाँ अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, इंटेंसिटी जो स्क्रीन पर हमें मिलेगी उसका फॉर्मूला क्या आ रहा है? उसका फॉर्मूला आ रहा है I1 I2 प्लस ट्वाइस ऑफ √I1 I2, ठीक है, cos फाई, ऐसा कर कर आ रहा है। सो अगर इफ हम ब्राइट फ्रिंजेस की बात कर रहे हैं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। और वो मैक्सिमम कब होगी? वो मैक्सिमम तब होगी जब cos फाई की जो वैल्यू है वो +1 आ जाए, ठीक। अगर cos फाई +1 आ जाए तो देखो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ √I1 √I2, ठीक है। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। सो सबसे पहली बात, ब्राइट की कंडीशन क्या होती है कि cos फाई क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए। सो यहां पर cos फाई होना चाहिए +1, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, cos फाई का, ठीक है, cos फाई का मुझे जनरल आंसर बताओ +1 में जब आता है +1, तो cos फाई, तो मुझे cos का एक फंक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। cos का फंक्शन कैसे जाता है? ऐसे जाता है, ये देखो ऐसे, ठीक, ऐसे जाता है। सो ये होता है हमारा 0 डिग्री, ठीक है। ये होता है हमारा 2 पाई, ये होता है हमारा 4 पाई, ठीक है, ऐसे करके जाता है। और +1 यहां होता है, ये होता है -1। तो देखो यहां पर +1 कहां कहां आएगा? 0 डिग्री पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे, और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज वे में लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा cos फाई इक्वल होगा किसके? cos 2n पाई के, ठीक है। अब cos से cos कैंसिल तो मत करो, ऐसा नहीं करते, कंपेयर कर लो। फाई की वैल्यू क्या आ गई? 2n पाई, ठीक। अच्छा यहाँ पर जल्दी बताओ, अगर n की वैल्यू मैं 0 रखूंगा, ठीक है, तो बताओ cos फाई कितना आएगा? cos 0 कितना आएगा? +1, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या आएगा? cos 2 पाई, ठीक है, ये भी कितना होता है? +1। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा, ठीक, तो भी cos कितना आएगा? cos आएगा 4 पाई, ठीक है, ये भी आ रहा है +1। सो देखो इन सारी कंडीशंस पे ऐसे करते जाओ और ये इवन वैल्यू है, ठीक है। मतलब ये तो एक नंबर है, ये हमारा नेचुरल नंबर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर सब पे वैल्यूज क्या मिलेगी? cos 2n पाई होगा यहाँ पर, और इन सब पे वैल्यू क्या मिली है? +1। इन सब के लिए इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक है। कितनी होगी? I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ √I1 और I2, ठीक। सो ये तो हो गया हमारा फेज डिफरेंस, ठीक। तो देखो बेटा, जब भी फेज कितना होता है, दो वेव के बीच फेज जब भी कितना होता है? 2n पाई। एक सेकेंड, दो वेव के बीच जब भी फेज कितना होता है? 2n पाई। तो याद रखना वो हमेशा क्या बनाता है? वो हमेशा बनाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब वो हमेशा क्या बनाएगा? ब्राइट फ्रिंजेस बनाएगा, ठीक है। एक और चीज, ये तो फेज डिफरेंस की टर्म में, ठीक है, ये फेज डिफरेंस की टर्म में, लेकिन बेटा हमें फेज डिफरेंस की टर्म में तो करना ही करना है, हमें पाथ डिफरेंस की टर्म में भी करना है, ठीक है। सो ये पाथ डिफरेंस कैसे निकाला जा सकता है? तो देखो ये बहुत सिंपल था, ठीक है। पता नहीं तुम लोगों ने कितने कितनों ने करा होगा, कितनों ने नहीं, कि दो वेव के बीच जो पाथ डिफरेंस होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, पाथ डिफरेंस,
दो वेव के बीच जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इनटू फेज डिफरेंस। ये देखो ऐसे करके ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें देखना पड़ेगा, ये मैं ड्राइव भी करा सकता हूँ, ठीक, बहुत सिंपल है। चलो देख ही लेते हैं ये फॉर्मूला आ कैसे रहा है ताकि तुम्हें और ज्यादा क्लियरिटी हो जाए, ठीक। तो मान लो मेरे पास पहली वेव है, ये वेव है कितनी, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, ठीक है। याद करो ऐसे एक वेव का फॉर्मूला होता था 11th में, ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा ए, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, ठीक है। याद रखो इस चीज को, इस पूरी चीज को, इस एंगल को हम फेज कहते हैं, फेज, ठीक है। ये हमारा फेज है, ठीक है। और इस पूरे को मैं 5-1 से भी दिखा सकता हूं, ठीक है। और ये हो गया, ये इस वेव के लिए फेज हो गया, ठीक। इसको मैं 5-2 भी दिखा सकता हूं। सो अगर मैं यहां पर दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस निकालूं तो क्या निकालना पड़ेगा, 5-2 माइनस 5-1 निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि डेल्टा 5 के इक्वल होगा। अच्छा 5-2 कितना है, 5-2 है ओमेगा 2 ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, ठीक है, माइनस 5-1 कितना है, 5-1 है कितना, जल्दी बताओ, ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, ऐसे करके, ठीक है। सो डेल्टा फाइव किसके इक्वल आया, डेल्टा फाइव इक्वल आया, डेल्टा फाइव इक्वल आया किसके, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, ठीक। अब जरा ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल कर दो, डेल्टा फाइव किसके इक्वल आ गया, के एक्स टू माइनस एक्स वन, देखो यहाँ भी के है यहाँ पर भी के है, सो के कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा। सो डेल्टा फाइव किसके इक्वल आएगा, डेल्टा फाइव इक्वल आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, देखो गलत लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ड्राइव कर लिया तो पता चल गया, यहाँ डेल्टा फाइव होता है और यहाँ डेल्टा एक्स होता है, ठीक। सो फेज डिफरेंस को हम पाथ डिफरेंस की टर्म में ले जा सकते हैं, और जब हम ऐसा कर लेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में। जरा ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखो इस चीज को। ब्राइट होने के लिए, ब्राइट फ्रिंजेस बनने के लिए, ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n पाई का, ये मैं तुम्हें पहले करा चुका हूं, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूले में रखो और पाथ डिफरेंस की टर्म में निकाल लो। सो ये कितना हो जाएगा, ये डेल्टा फाइव इजकल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, इस डेल्टा एक्स को ही क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस, ठीक है। सो यहाँ देखो ये 2n पाई रखो इसकी जगह, 2n पाई, ये हो गया 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, ये हो गया डेल्टा एक्स, ठीक। अब 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पर जो डेल्टा एक्स आएगा, ठीक है, मतलब जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, वो होगा एन लैम्डा, ठीक। यानी कि अगर दो वेव के बीच पाथ डिफरेंस एन लैम्डा हो तो वो हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनाएंगे। ये मैं तुम्हें समझा सकता हूं कैसे। और यहां पर एन की वैल्यू बताओ क्या है, एन की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 ऐसे करके जा रही है एन की वैल्यू, ठीक है। सो लेट कर लो यहां पर एन की वैल्यू 0, ठीक है। अच्छा एन की वैल्यू 0 पुट करो तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा 0। मतलब जब दो वेव के बीच पाथ डिफरेंस 0 होता है तो हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनाती है। जरा देखते हैं, देखो ये हो गई हमारी पहली वेव, ठीक है, ये हो गई हमारी पहली वेव, और दूसरी वेव भी यहीं से स्टार्ट होगी, क्यों, क्योंकि दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों वेव का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। सो देखो ये भी यहीं से स्टार्ट होगी ऐसे, ठीक। जल्दी बताओ ये क्या है, ये है क्रस्ट, ये भी क्या है क्रस्ट, ये है ट्रफ, ये है ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ, मतलब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिर रहा है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ। तो बताओ फाइनल वेव कैसी बनेगी, जल्दी बता दो देख के। फाइनल वेव बनेगी मोर, ज्यादा एम्पलीट्यूड की, ये देखो, ठीक है। सो बताओ ये फाइनल वेव वहां पर क्या बना रही होगी, डेफिनेटली ब्राइट फ्रिंज ही तो बना रही होगी, ठीक है। अगर इसको और ज्यादा देखना चाहते हो तो एन की वैल्यू 1 रख दो, एन की वैल्यू 1 रखते ही कितना आ जाएगा पाथ डिफरेंस, इफ, यहां मैं करा देता हूं, इफ एन की वैल्यू 1, तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, पाथ डिफरेंस क्या था, एन लैम्डा था ना, तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा, ठीक है। मतलब दो वेव के बीच अगर पाथ डिफरेंस कितने का हो, लैम्डा का हो, तब भी वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करेंगी। तुम्हें दिखाता हूं, ये देखो, ये रही पहली वेव, ठीक है, देखो ये रही पहली वेव,
ठीक है। और लैम्डा कितना होगा जल्दी बताओ, लैम्डा इतना होगा ना, यहां से यहां तक लैम्डा होता है, ठीक है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिला के लैम्डा होता है। अब जरा ध्यान से देखो, इसके बाद अगर मैं वेव बनाऊं, दूसरी वेव इसके बाद स्टार्ट हो रही है, सो बताओ क्या होगा, क्या लग रहा है तुम्हें, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी या डिस्ट्रक्टिवली? ये देखो, ये गया ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ऐसे, बताओ क्या हो रहा है, प्लस के ऊपर प्लस गिर रहा है, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव गिर रहा है, फिर प्लस के ऊपर प्लस, तो डेफिनेटली यहाँ जो हमारे पास फाइनल वेव होगी वो भी कैसी होगी, वो भी होगी ज्यादा एम्पलीट्यूड की, ठीक है, उसका भी एम्पलीट्यूड बहुत ही ज्यादा होगा। सो वो ऐसे होगी, ये देखो, ये 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 ऐसे करके, ठीक है। तो बेटा यहां पर भी एम्पलीट्यूड ज्यादा मिल रहा है, मतलब यहां पर भी क्या बन रहा होगा, ब्राइट बन रहा होगा। सो जो मैंने दो कंडीशन ड्राइव कराई है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2n पाई, ठीक है, और पाथ डिफरेंस की टर्म में जो हमने कैलकुलेट करा है एन लैम्डा, ये दोनों ही किसकी कंडीशन है, ये दोनों ही कंडीशन है ब्राइट की कंडीशन, ठीक है, जितने भी ब्राइट बन रहे होंगे स्क्रीन पे। सो कंडीशन फॉर ब्राइट, आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो जब हमने ब्राइट की कंडीशन निकाल ली, अब हमें किसकी कंडीशन निकालनी है, हमें डार्क कि डार्क किस एंगल पे और कितने पाथ डिफरेंस पे बन रहा होगा। तो ध्यान से देखना जरा, बहुत ही इजी है ये, ठीक है। कंडीशन फोर, ठीक है, डार्क फ्रिंज, हाँ, डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या होंगी, ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, विद इन 5 मिनट, 1 सेकेंड।